आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका यूज कर करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट चार्ज दिया रहे और कोई स्फेरिकल सरफेस हो या फिर सिलेंड्रिकल सरफेस हो या फिर डिस्क हो या फिर स्क्वायर सीट हो या रेक्टेंगुलर सीट हो, तो उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल स्टार्ट करने के पहले एक बार हम लोग प्लेन एंगल रिवाइज कर लेते हैं। प्लेन एंगल, ठीक है, जिसको अभी तक आप लोग एंगल बोलते हैं। तो प्लेन एंगल के लिए दो रेज होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे एक रे है और एक दूसरा रे यहाँ पे है। ठीक है, और सपोज इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो दिस इज एंगल थीटा। मान लो थीटा थोड़ा डिग्री 45 डिग्री है। ठीक है, तो अगर यहाँ से एंगल लें तो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। अगर यहाँ पे एंगल लें तब भी एंगल क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो प्लेन एंगल का मतलब कुछ नहीं होता है, दो रेज के बीच का जो एंगल हो गया वो। और प्लेन एंगल को हम बोल सकते हैं कि दिस इज टू डायमेंशनल एंगल। दिस इज व्हाट? टू डायमेंशनल एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक सर्कल कंसिडर कर सकते हैं। मान लो कि एक सर्कल है और इसका रेडियस r है और इसमें एक सर्कुलर आर्क कंसिडर करो। एक सर्कुलर आर्क कंसिडर करो जिसका लेंथ l है, सच दैट कि ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है थीटा। आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। ठीक है, तो थीटा इज डिफाइंड एज l/r। यहाँ थीटा किस यूनिट में होते हैं? तो थीटा इज इन रेडियन यूनिट। थीटा इज इन रेडियन यूनिट। ठीक है, तो ये सब प्लेन एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एक और चीज, मान लो कि दो लाइन्स है। ठीक है, इस तरह से दो लाइन है और मान लो कि दिस लेंथ इज r एज वेल एज दिस लेंथ इज r। ठीक है, और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर करो। ठीक है, और इसका लेंथ मान लो l, सच दैट l इज मच स्मॉलर देन r। सच दैट l इज मच स्मॉलर देन r। ठीक है, और अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दें सच दैट l इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, देन यहां पे मान लो कि एंगल थीटा है। यहां पे एंगल थीटा है, तो इस केस में क्या होगा कि थीटा इक्वल टू l/r होगा। मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लेंथ है दिस बिहेव्स एज ए सर्कुलर आर्क। ठीक है, किस कंडीशन में? जब l r से बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो अगर l r से बहुत छोटा हो जाए तब स्ट्रेट लाइन को भी हम सर्कुलर आर्क मान सकते हैं और उस केस में भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं थीटा इक्वल टू l/r। और इसका यूज हम लोग करते हैं कि मून का डायमीटर बताने में, मून या सन का डायमीटर बताने में। जैसे मान लो कि सन का डिस्टेंस अर्थ से पता है और सन का डायमीटर अर्थ पे एंगल थीटा बना रहा है, अर्थ के किसी पॉइंट पे एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, एंड l इज इट्स डायमीटर, तब हम इस फॉर्मूला का यूज कर करके डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, रीजन ये है कि उस केस में r का वैल्यू जो होता है l से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग थीटा इक्वल टू l/r यूज कर सकते हैं, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि थीटा बहुत स्मॉल होता है। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाए देन ऑल्सो वी कैन यूज थीटा इक्वल टू l/r। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, किन्हीं को कोई दिक्कत? सुभायु? हेलो
नो सर। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मान लो कि ये सुभायु का आंख है, ठीक है, और ऐसा मान लो कि ये पॉइंट साइज क्या है, ये पॉइंट साइज क्या है, ठीक है, और सुभायु राइट की तरफ देख रहे हैं, राइट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो सुभायु इस दो लाइन के बीच में जो भी रीजन होगा उस रीजन को देख पाएंगे, ठीक है। इस दो लाइन के बीच में जो भी रीजन होगा उस रीजन को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। एक और चीज, ये जो रीजन है ये 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, मतलब ये कौन का शेप का होगा, जो या फिर जैसे बना के रखे हैं वही होगा। सर कौन के शेप का होगा, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि बस प्लेन में ही होगा। हम यहाँ पे स्क्रीन के प्लेन में बना के रखें, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि स्क्रीन के प्लेन में होगा, वो तो चारों तरफ दिख रहा होगा ना। तो ये जो शेप होगा वो किस शेप का होगा, कोन के शेप का होगा, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू, दिस इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मतलब जितना वो देख पा रहे हैं, ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। अब ऐसा है कि उधर से सहर्ष आ गए, सहर्ष आ गया, ठीक है, और सहर्ष एक बॉल रख दिए उनके आंख के सामने, सहर्ष एक बॉल रख दिए उनके आंख के सामने, ठीक है। तो बॉल के पहले तक सुभायु अभी भी वही रीजन देख रहे होंगे, लेकिन बॉल के बाद में सुभायु वही रीजन नहीं देखेंगे, ठीक है। कुछ रीजन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा या ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, कुछ रीजन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आई से इस तरह से हम लोग 2 रे ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट टू दिस बॉल, ठीक है, टेंजेंट टू दिस बॉल, तो इस 2 रे के बीच में जो रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन ये 2 रे तो हम बोर्ड के प्लेन में बनाए हैं या स्क्रीन के प्लेन में बनाए हैं, एक्चुअल में ये 3D में ये रीजन क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। 3D में ये रीजन क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। वंस अगेन ये किस तरह का रीजन होगा, कोनिकल रीजन का एक पार्ट होगा, मतलब कोन टाइप का ही रीजन होगा, उसका क्या होगा, एक पार्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो हम रेड कलर से ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये 3D में एक तरह का कोन है, ये 3D में क्या है, एक तरह का कोन है, और हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इस तरह का एंगल डिफाइन कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल नहीं, 3 डायमेंशनल, ठीक है, एक 3 डायमेंशनल एंगल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस 3 डायमेंशनल एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। इसको ओमेगा से नोट करते हैं, इसको किसी से नोट करते हैं, ओमेगा से, कैपिटल ओमेगा, ठीक है, कैपिटल ओमेगा। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है या कोई ऑब्जर्वर है, पॉइंट साइज ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट साइज ऑब्जर्वर से इस ऑब्जेक्ट पे एवरीवेयर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, एवरीवेयर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो रीजन बनेगा वो कैसा रीजन बनेगा, कोनिकल रीजन बनेगा, कोन टाइप का रीजन बनेगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग एक एंगल डिफाइन करेंगे, ये 3 डायमेंशनल एंगल है, 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल एंगल ये बता रहा है कि ये 3 डायमेंशनल एंगल जितना बड़ा होगा उतना फील्ड ऑफ व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होगा, उतना फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा। सॉलिड एंगल जितना कम होगा उतना फील्ड ऑफ व्यू कम ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ठीक है। मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि ओमेगा अगर ज़्यादा होगा तो फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा, और ओमेगा अगर कम होगा तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, कम ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो सॉलिड एंगल हम बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट ए 3 डायमेंशनल एंगल,
सॉलिड एंगल इज 3 डायमेंशनल एंगल। अच्छा, मान लो कि सॉलिड एंगल जहां पे हम बना के रखे हैं वहां पे ओमेगा है, तो इस जगह पे सॉलिड एंगल क्या होगा बताओ तो? सेम ही होगा भाई, ओमेगा ही होगा, ओमेगा ही होगा। जैसे प्लेन एंगल था उसी तरह से सॉलिड एंगल भी होगा। ठीक है, प्लेन एंगल में हम ऐसे बता रहे थे कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, यहाँ भी एंगल थीटा होगा। उस तरह से सॉलिड एंगल अगर यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा होगा। ठीक है, सॉलिड एंगल थोड़ा सा ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि कोई भी कोन हो गया तो उसमें बस एक 3 डायमेंशनल एंगल मान रहे हैं, मतलब एक एरिया टाइप का एंगल मान रहे हैं, एरिया टाइप का एंगल मान रहे हैं। ठीक है, एरिया टाइप का, सॉर्ट ऑफ, हम गलत वर्ड यूज कर रहे हैं, सही वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ये 3 डायमेंशनल एरिया, 3 डायमेंशनल एंगल है। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। मान लो कि एक स्फीयर है, दिस इज ए स्फीयर। ठीक है, और स्फीयर के सेंटर पे एक ऑब्जर्वर है, स्फीयर के सेंटर पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, और स्फीयर का एक पोर्शन कंसिडर किए कहीं पे भी, चलो यहाँ पे टॉप में स्फीयर का एक पोर्शन कंसिडर किए, टॉप पे। ठीक है, जिसका एरिया है एस, एरिया कितना है? एस। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जर्वर से इस एस पे एवरीवेयर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो एक कोण बन जाएगा। तो अगर कोण बन गया तो हम बोलेंगे एक सॉलिड एंगल भी बनेगा, दिस सॉलिड एंगल इज ओमेगा। ठीक है, और मान लो कि इस स्फीयर का रेडियस है आर, इस स्फीयर का रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज एस अपॉन आर स्क्वेयर। तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज एस अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर एस इज व्हाट? तो सरफेस एरिया of the portion of the sphere which makes an angle omega at its center। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। अच्छा, ओमेगा का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होता है? स्टेरेडियन। एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, जिसको हम शॉर्ट में एस आर भी लिख सकते हैं, एस आर भी लिख सकते हैं। प्लेन एंगल डिफाइन करते थे सर्कुलर आर्क के लिए। अगर सर्कुलर आर्क का लेंथ एल है, प्लेन एंगल थीटा है, रेडियस आर है, तो थीटा इज एल अपॉन आर। उस तरह से सॉलिड एंगल हम डिफाइन कर रहे हैं एक स्फीयर के लिए। अगर स्फीयर में एक पोर्शन कंसीडर किए जिसका एरिया है एस, सरफेस का एक पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। ये जो पोर्शन हम दिखाए हैं रेड कलर से, वो पोर्शन कहाँ पे है? सरफेस पे है, सरफेस पे है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक बॉल है तो बॉल में ऊपर में कोई भी एक पोर्शन कंसीडर कर लो। ठीक है, तो सर्कल होगा, कोई जरूरी नहीं है सर्कल है, कोई जरूरी नहीं है सर्कल है, बस उसका एक पोर्शन होना चाहिए, उसका एक पोर्शन होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि ऊपर में कुछ इस तरह का एक पोर्शन है, इस तरह का एरिया ले लिए अपना मन से। मतलब ऐसा करो कि एक बॉल ले लो और बॉल में पेन से इस तरह का एक मार्क कर दो सरफेस पे। ठीक है, और सेंटर से एवरीवेयर इस पे टेंजेंट ड्रा कर दो, एवरीवेयर इस पे टेंजेंट ड्रा करो, एवरीवेयर चारों तरफ इस पे टेंजेंट ड्रा करो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी एक 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा, लेकिन अब वो कोण नहीं रहेगा, अब पक्का वो कोण नहीं होगा, कुछ दूसरा चीज होगा, लेकिन स्टिल देयर इज ए 3 डायमेंशनल एंगल एंड दैट इज सॉलिड एंगल। तो बस शुरू में इंट्रोडक्शन के लिए बोले थे कि वो कोण टाइप का होना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कोण टाइप का होना चाहिए, कोण नहीं हो तो भी चलेगा। समझे? सर ऐसे भी अगर स्फीयर है तो सर्कल नहीं होगा। हाँ, ऐसे भी स्फीयर है तो सर्कल नहीं होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सर्कुलर पोर्शन तो कंसिडर कर ही सकते हैं ना। आप सर्कल बना सकते हैं, स्फीयर पे सर्कल बना सकते हैं, ऊपर में सर्कल बना सकते हैं भाई,
बनाने के बना ही सकते हैं, हाँ, लेकिन वो स्फेरिकल मतलब पूरा जो एरिया होगा वो सर्कुलर नहीं होगा, वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। हम बोल रहे हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस बना सकते हैं, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस स्फेयर के सरफेस पे बना सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसका जो एरिया आएगा वो सर्कुलर नहीं होगा, वो क्या होगा, स्फेयर का एक पोर्शन होगा। समझे अमन, आप यही बोलना चाहते थे? हाँ सर, वो कर्व्ड रहेगा थोड़ा। हाँ, वो कर्व्ड रहेगा, कर्व्ड रहेगा। मतलब सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है लेकिन जो एरिया बनेगा वो कर्व्ड रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ए स्फेरिकल कैप। एरिया ऑफ ए स्फेरिकल कैप, मान लो कि इस तरह का एक स्फेयर है और एक स्फेरिकल पोर्शन कंसिडर किए, मतलब एक स्फेरिकल कैप कंसिडर किए, और मान लो कि सेंटर पे प्लेन एंगल बना रहा है 2 थीटा। कौन सा एंगल? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल नहीं, प्लेन एंगल बना रहा है कितना, 2 थीटा। ठीक है, तो प्लेन एंगल एट सेंटर इज 2 थीटा, सॉलिड एंगल नहीं, प्लेन एंगल। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, इस पोर्शन का एरिया क्या होगा। ठीक है, वो स्फेरिकल है, कर्व्ड है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेंटर से अल्फा एंगल पे, अल्फा एंगल पे, ठीक है, एक रिंग कंसीडर किए। एक रिंग कंसीडर किए। विजुलाइज कर पा रहे हैं इसको? यस सर। ठीक है, हाँ, और ये वाला जो एंगल है ये है डी अल्फा। ये वाला एंगल कितना है, डी अल्फा है। स्फेयर का रेडियस मान लो आर है, आर। ठीक है, और यहां पे जो रिंग बना है इसका रेडियस मान लो एक्स है, एक्स। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू लिख सकते हो आर कॉस अल्फा या आर साइन अल्फा। क्या लिखोगे बताओ, एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, आर कॉस अल्फा या आर साइन अल्फा? साइन अल्फा, साइन अल्फा होगा ना। ठीक है, हाँ सर। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर साइन अल्फा होगा। और जो रिंग बनाया है उसका कुछ थिकनेस भी होगा, थिकनेस मान लो dx है। ठीक है, हम दिखाई नहीं है वहां पे, थिकनेस मान लो dx है। तो जो थिकनेस dx होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आर डी अल्फा, क्योंकि रिंग का जो थिकनेस है, ठीक है, वो एंगल बना रहा है डी अल्फा और रेडियस कितना है, आर है। तो एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग क्या होगा, उसका लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ होगा 2πx और ब्रेथ होगा dx। लेंथ मतलब उसका सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस कितना है 2πx, और ब्रेथ मतलब उसका थिकनेस विच इज dx। तो 2π, x का वैल्यू क्या है, r साइन अल्फा, और dx का वैल्यू क्या है, r डी अल्फा। ये dA मिला, तो जो टोटल एरिया होगा इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट्स बाहर कर लिए, तो 2πr² बाहर कर दिए, अंदर बचा साइन अल्फा डी अल्फा। अब इंटीग्रेशन का लिमिट, डायग्राम देख के बताओ कि इसमें अल्फा का लिमिट कहां से कहां तक लेना चाहिए, बोलो। माइनस थीटा टू प्लस थीटा क्यों लेंगे, माइनस थीटा टू प्लस थीटा क्यों लेंगे बताइए तो।
माइनस थीटा टू प्लस थीटा गलत है, जीरो से थीटा होगा। अरे कंसेंट्रिक रिंग बन रहा है ना हर्ष, कंसेंट्रिक रिंग बन रहा है, तो जो सबसे छोटा रिंग बनेगा, जो सबसे छोटा रिंग बनेगा यहाँ पे जो बनेगा, उसके लिए अल्फा का वैल्यू 0 होगा, और जो सबसे बड़ा रिंग बनेगा उसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो लिमिट माइनस थीटा से थीटा नहीं होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से थीटा होगा। तो एरिया मिलेगा 2 पाई आर स्क्वेयर। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होते हैं, माइनस कॉस अल्फा, और लिमिट 0 से थीटा तक। तो 2 पाई आर स्क्वेयर माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज एरिया ऑफ ए स्फेरिकल कैप। इसको याद रख सकते हो, याद रख सकते हो। अच्छा यहाँ पे थीटा क्या है बताओ तो, थीटा क्या है, प्लेन एंगल। पूरा प्लेन एंगल या हाफ प्लेन एंगल, हाफ प्लेन एंगल, ठीक है। अगर मान लो कि हम अगर पूरा स्फीयर कंसीडर कर लें, पूरा स्फीयर कंसीडर कर लें, पूरा स्फीयर के लिए कंप्लीट प्लेन एंगल कितना होगा, कंप्लीट प्लेन एंगल कितना होगा, पूरा स्फीयर के लिए कंप्लीट प्लेन एंगल कितना होगा, 360 डिग्री। तो हाफ ऑफ प्लेन एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम अगर कंप्लीट स्फीयर कंसीडर करें, कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर, तो कंप्लीट स्फीयर के लिए 2 थीटा होगा 360 डिग्री, तो वहां से थीटा मिलेगा 180 डिग्री। और अगर थीटा 180 डिग्री मिलेगा तो इस इक्वेशन से ए का वैल्यू कितना आएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, ठीक है। कॉस 180 होता है -1, और माइनस ऑफ -1 +1 हो गया, 1 + 1 2, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होते हैं, एग्जैक्टली यही 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक एरिया का फॉर्मूला डेवलप हो गया, ठीक है, यूजिंग द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, यहाँ पे कोई सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया। अब इसका यूज करके हम सॉलिड एंगल निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फेरिकल कैप। सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फेरिकल कैप। हम लोग सबसे पहले क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक स्फेयर कंसीडर किए, और इस स्फेयर का एक पोर्शन कंसीडर किए, बेसिकली एक स्फेरिकल कैप कंसीडर किए, ठीक है। और इस स्फेयर का रेडियस r है। तो अगर इस स्फेरिकल कैप पे एवरीवेयर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, एवरीवेयर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो एक सॉलिड एंगल मिल जाएगा। सॉलिड एंगल मान लिया ओमेगा, ठीक है। और प्लेन एंगल मान लिया 2 थीटा, प्लेन एंगल मान लिया 2 थीटा, ठीक है। तो सॉलिड एंगल इज गिवन बाई S/r², ठीक है। और एस अभी तुरंत हम लोग डिराइव किए थे 2 पाई r², 1 माइनस कॉस थीटा, और r² तो r² है। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू क्या मिला, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल ऑफ ए स्फेरिकल कैप। अगर मान लो कि कंप्लीट स्फेयर कंसीडर कर लें, कंप्लीट स्फेयर कंसीडर कर लें, फॉर कंप्लीट स्फेयर कंप्लीट स्फेयर के लिए 2 थीटा का वैल्यू होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा तुम लोग बताओ, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, इस इक्वेशन में पुट करो।
सर 4 पाई होगा सर। 4 पाई। 4 पाई वॉट? 4 पाई वॉट? रेडियन। स्टेरेडियन। तो 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, मतलब कंप्लीट स्फेयर के लिए सेंटर पे जो सॉलिड एंगल होगा वो कितना होगा? 4 पाई स्टेरेडियन होगा। ठीक है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो सॉलिड एंगल है वो कंप्लीट स्फेयर के लिए है, और किस पॉइंट पे, किस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे थे? ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे थे? इस सॉलिड एंगल को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे थे? सेंटर से, सेंटर से, सेंटर से। ऑब्जर्वर कहाँ पे था? सेंटर पे था। ठीक है, सपोज ऐसा हो जाए कि सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर बोल रहे हैं, सपोज ऐसा हो जाए कि एक कंप्लीट स्फेयर है लेकिन ऑब्जर्वर सेंटर पे नहीं है, कहीं और है। ठीक है, ऑब्जर्वर सेंटर पे नहीं है, कहीं और है, और स्फेयर के अंदर में ऑब्जर्वर है। ऑब्वियसली स्फेयर के अंदर में ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो तुम ये बताओ कि क्या इस ऑब्जर्वर को बाहर में कुछ भी दिखेगा? स्फेयर के बाहर कुछ भी दिखेगा? नहीं सर। नहीं, मतलब कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू इसका ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। इसका कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा था? इसके पहले वाले में जब ऑब्जर्वर सेंटर पे था, जब ऑब्जर्वर सेंटर पे था उस केस में भी ये स्फीयर क्या कर दे रहा था? इसका कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू को क्या कर दे रहा था? ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा था। मतलब कंप्लीट स्फीयर के लिए हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट स्फीयर के लिए बात कर रहे हैं। अगर कंप्लीट स्फीयर के बारे में बात करें तो पूरा स्फीयर इसका कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू को क्या कर दे रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा है। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं कि अगर एक स्फीयर है और कोई ऑब्जर्वर अंदर में है, और कोई जरूरी नहीं कि अंदर में सेंटर पे हो, कहीं पे भी हो, तो कंप्लीट स्फीयर उसका कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वर कहीं पे भी हो तो कंप्लीट स्फीयर के लिए जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट स्फीयर ओमेगा इज 4 पाई स्टेरेडियन व्हेन observer is at any point inside the sphere. एक और काम का बात, अब मान लो कि एक क्लोज सरफेस ले ली, क्लोज सरफेस ले ली, एक क्लोज सरफेस ली और एक ऑब्जर्वर को इसके अंदर रख दिया। ठीक है, तो ये जो क्लोज सरफेस है इस ऑब्जर्वर के फील्ड ऑफ व्यू को कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, और अगर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर दे रहा है तो हम बोलेंगे कि इसके लिए सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई स्टेरेडियन होगा। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के लिए भी सॉलिड एंगल विथ ए पॉइंट इनसाइड इट इज 4 पाई स्टेरेडियन। एक बार और से, if there is a closed surface then solid angle with respect to a point inside it is 4 pi steradian. ठीक है, तो if there is a closed surface then solid angle with respect to a point inside it is 4 pi steradian. ठीक है, अगर मान लो पॉइंट बाहर में हो जाए, पॉइंट बाहर में हो जाए तब उस केस में 0 स्टेरेडियन दिए जाते हैं, 0 स्टेरेडियन दिए जाते हैं। ठीक है,
अगर पॉइंट बाहर में हो जाए तब उस केस में सॉलिड एंगल इज टेकन एज 0 स्टेरेडियन। उसका कोई ज़रूरत नहीं है तो हम उसको लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, वो हायर क्लासेस में तुम पढ़ोगे, अभी बस ज़रूरत इसी का है। अब हम लोग सॉलिड एंगल पढ़ने जा रहे हैं फॉर ए कोन, सॉलिड एंगल फॉर ए कोन। मान लो कि एक स्फीयर है और यहां पे मान लो एक स्फेरिकल कैप है, ठीक है, एक स्फेरिकल कैप है और सेंटर से यहां तक मिला दी, इस तरह से दो रेडियस ड्रॉ कर दिए, बेसिकली दो नहीं, एक कोनिकल पोर्शन बना दिए, ठीक है, कोनिकल पोर्शन बना दिए, तो ये कुछ सॉलिड एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ये सॉलिड एंगल बना दिए, ये सॉलिड एंगल मान लीजिए कि ओमेगा है, ठीक है। अब ऐसा किए कि एक कोन भी हम ड्रॉ कर दिए, कोन भी ड्रॉ कर दिए, ठीक है, कोन इतना बड़ा ड्रॉ किए हैं, कोन ये वाला है, ठीक है, तो तुम लोग को कोन भी दिख रहा है और स्फेरिकल कैप भी दिख रहा है। अब ये बताओ स्फेरिकल कैप का जो सॉलिड एंगल है और कोन का जो सॉलिड एंगल है वो सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। सेम है। स्फेरिकल कैप का जो सॉलिड एंगल है और जो कोन बनाया है उसका सॉलिड एंगल दोनों सेम है या डिफरेंट है? सेम है, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं इसके लिए भी जो फॉर्मूला होगा वो वही वाला फॉर्मूला होगा। मतलब स्फेयर के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कोन के लिए भी फॉर्मूला होगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है वो समझ लो, तो एक कोन बना लो, ठीक है, और कोन का सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा। अब नेक्स्ट मान लो कि एक डिस्क है, जैसे मान लो कि इस तरह का एक डिस्क है, ठीक है, और कोई पॉइंट O है इसके एक्सिस पे। पॉइंट O कहाँ पे है? एक्सिस पे है और दूसरी जगह पे नहीं है। और बोला कि इसका सॉलिड एंगल बताओ O के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो O से ड्रॉ कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? कोन ही बनेगा, कोन बन जाएगा। तो यहाँ भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम बोल सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर सीट। रेक्टेंगुलर सीट, तो मान लो कि एक रेक्टेंगुलर सीट है, जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B है। ये 3D में बना के रखे हैं, ठीक है, और सेंटर से H हाइट पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है। अब इसके लिए बोल रहा है सॉलिड एंगल क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू 4 साइन इनवर्स LB अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस 4H स्क्वायर। ये याद रखो, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन इन गॉस लॉ, ठीक है, एप्लीकेशन इन गॉस लॉ। देखो हम लोगों को ये पता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और इसके इनसाइड में कोई चार्ज रखा हुआ है, तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होगा? Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड यहाँ पे क्या है? Q है, तो फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब फ्लक्स का मीनिंग तुम्हें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हम लोग को मालूम है। तो यहाँ पे फाई है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक और चीज़, ये पॉइंट चार्ज अंदर में है, तो अंदर वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 4 पाई स्टेरेडियन के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हम बोल सकते हैं कि 4 पाई स्टेरेडियन के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उससे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फील्ड लाइंस जो होगा, जो उससे इमर्ज कर रहा होगा या टर्मिनेट कर रहा होगा, वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। अब मान लो ऐसा है कि कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, और एक डिस्क यहाँ पे दिख गया, ठीक है, एक डिस्क यहाँ पे दिख गया। अब बोला कि इस डिस्क के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन ये पूछ दिया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क, ठीक है। तो ये जो डिस्क होगा इस पॉइंट चार्ज पे कुछ सॉलिड एंगल बना रहा होगा, ये डिस्क इस पॉइंट चार्ज पे कुछ सॉलिड एंगल बना रहा होगा, ठीक है। सॉलिड एंगल मान लो ओमेगा, ठीक है। अब ऐसा है कि इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मान ले तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली पूरा का पूरा फील्ड लाइन इस डिस्क से पास नहीं कर रहा होगा, कुछ ही फील्ड लाइन पास कर रहा होगा, ठीक है। तो फंडा ये है कि हम लोग को ये पता है कि 4 पाई स्टेरेडियन के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फील्ड लाइन पास कर रहा है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ दिया जाए कि ओमेगा स्टेरेडियन से या ओमेगा सॉलिड एंगल से कितना फील्ड लाइन पास करेगा, तो आंसर क्या होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई होगा कि नहीं, बोलिए, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 पाई स्टेरेडियन में टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ओमेगा के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होगा भाई, तो जस्ट यूनिटरी मेथड, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं थ्रू ए स्फेरिकल कैप, थ्रू ए डिस्क, थ्रू ए कोन, थ्रू ए रेक्टेंगल, थ्रू ए स्क्वायर, या जिसका भी सॉलिड एंगल तुम बता सकते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फंडा यही हुआ कि अगर ओमेगा रहा, अगर सॉलिड एंगल ओमेगा हुआ, तब उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई। अब इसका 1-2 एप्लीकेशन कर दिया जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि एक स्फेरिकल कैप है, ठीक है, दिस इज ए स्फेरिकल कैप, जिसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है और इसका रेडियस आर है। ये ऑटो करेक्ट होने वाला हिसाब बहुत गड़बड़ है, ठीक है। और सेंटर पे एंगल है 90 डिग्री। तो बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल कैप कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल कैप कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा, ठीक है। ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा कितना है,
थीटा कितना लोगे जी, 45 या 90? 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो 1/1/√2 होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मिलेगा √2 - 1 पाई इंटू √2, ठीक है, सही लिखे, √2 इंटू √2 - 1 इंटू पाई, ये ओमेगा मिला, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0 इंटू ओमेगा बाई 4 पाई, अभी बताए थे, इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लो आप, Q/ε0 इंटू ओमेगा बाई 4 पाई, ठीक है। तो Q है, ε0 है, ओमेगा कितना है, √2 इंटू √2 - 1 इंटू पाई, और डिनोमिनेटर में 4 पाई, पाई कैंसिल आउट, ठीक है। तो √2 - 1 अपॉन 2 √2 Q/ε0, दिस द फाइनल आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत, बोलिए रजत। रोहिणी समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, ठीक है, और इसके सेंटर से ऐसा करते हैं कि इसका रेडियस मान लो 3r और इसके सेंटर से 4r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज q है, ठीक है। तो बताना है फ्लक्स थ्रू डिस्क, ठीक है। क्या करोगे? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, तो पहले हम एक कोन बना देंगे, ठीक है, और इस कोन का हाफ प्लेन एंगल मान लीजिए थीटा, ठीक है। तो थीटा मान लिए। अब यहां पे देखो, थीटा के करस्पॉन्डिंग बेस पता है 4r, परपेंडिकुलर पता है 3r, हाइपोटेनस कितना होगा, 5r, ठीक है। हाइपोटेनस अगर 5r हो गया तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है 4r, हाइपोटेनस है 5r, तो 4/5, ठीक है। तो अगर कॉस थीटा निकल गया तो ओमेगा निकल जाएगा, ओमेगा क्या होगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो अल्टीमेटली मिलेगा 2π/5, ठीक है। ये ओमेगा आ गया। अगर ओमेगा आ गया तो फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0 इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो Q/ε0 इंटू ओमेगा है 2π/5 और इधर 4 पाई, ठीक है। तो Q/10ε0, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके एक्सिस पे सिमेट्रिक पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, मतलब बोल सकते हो रफली इसके सेंटर पे रखा हुआ है एक पॉइंट चार्ज Q, ठीक है। और हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ये दोनों फ्लैट सरफेस क्या होगा और कर्व्ड सरफेस क्या होगा, ठीक है। इसका रेडियस r है और लेंथ है l, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लैट सरफेस के लिए वर्क करते हैं, फ्लैट सरफेस के लिए, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस के लिए क्या करो कि एक कोन बना दो और ये वाला एंगल मान लो थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, मतलब प्लेन एंगल थीटा लिए। तो पहले कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या होगा बताओ तो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना होगा l/2 और हाइपोटेनस क्या होगा √r² प्लस l²/4। समझ पा रहे इस चीज को, यस सर, ठीक है। यस सर।
तो कॉस थीटा हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस तो l/2 ही होगा और हाइपोटेनस क्या होगा √r² प्लस l²/4। कॉस थीटा अगर आ गया तो ओमेगा आ गया, ओमेगा का वैल्यू क्या होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ओमेगा आ गया तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस विल बी q/ε0 इंटू ओमेगा अपॉन 4 पाई, तो अल्टीमेटली मिलेगा q/2ε0 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो ये 5 फ्लैट आ गया। अब बोला कि फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या होगा। अच्छा एक और चीज, लेफ्ट वाले फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स हम निकाल चुके हैं, तो राइट वाले के थ्रू फ्लक्स क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? सेम होगा। सेम होगा, सेम होगा सर। सेम होगा। सर इसको q/ε0 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। q/ε0 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको? देखो नेट फ्लक्स क्या होगा पूरे सिलेंडर के थ्रू q/ε0। ठीक है, पूरे सिलेंडर के थ्रू नेट फ्लक्स होगा q/ε0। अब इसमें दो फ्लैट है और एक क्या है कर्व्ड है, इज इक्वल टू q/ε0। तो अगर फाई कर्व्ड मांगा तो फाई कर्व्ड क्या होगा q/ε0 माइनस 2 टाइम्स 5 फ्लैट। ठीक है, और 5 फ्लैट का वैल्यू यहां से पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। फंडा समझ में आ गया ना? बोलो किसी को कोई दिक्कत? यस सर। अंशु समझ में आया? हाँ सर समझ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा है कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस 4q चार्ज है। ठीक है, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होगा और माइनस 4q पे टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो प्लस क्यू से माइनस 4q की तरफ कुछ फील्ड लाइंस जा रहा है। ठीक है, और प्लस क्यू से जो फील्ड लाइन निकल रहा है वो एंगल अल्फा पे निकल रहा है, प्लेन एंगल अल्फा पे निकल रहा है। ठीक है, और माइनस 4q पे जाकर के टर्मिनेट कर रहा है प्लेन एंगल बीटा पे। ठीक है, माइनस 4q पे जाके टर्मिनेट कर रहा है प्लेन एंगल बीटा पे। तो बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो फंडा क्या है, फंडा ये है कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से 4 ड्रॉ करें, मतलब प्लस क्यू से अगर हम 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो माइनस 4q पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करना चाहिए बताओ जल्दी से तुम लोग? 8 या 16? 16 होगा। 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक है, अगर प्लस क्यू से n इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज होगा तो माइनस 4q पे 4n इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगा। हम ये बोले कि इफ n field lines start from plus q, then 4n field lines terminate at माइनस 4q। ठीक है, अब देखो प्लस क्यू से n फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रहा है और माइनस 4q पे 4n फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रहा है।
मतलब मास 4q पे और भी फील्ड लाइंस कहीं से आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा, वो प्लस क्यू से नहीं जा रहा होगा सारा, ठीक है। तो -4q पे कुछ फील्ड लाइंस एक्स्ट्रा आ रहा होगा कहीं और से, और प्लस क्यू का सारा फील्ड लाइन -4q पे नहीं जा रहा होगा। दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर प्लस क्यू से n फील्ड लाइंस निकला है तो सबका सब फील्ड लाइंस, इसका सबका सब फील्ड लाइंस घूम करके नहीं पहुंचा होगा। कम से कम एक तो हम रिजेक्ट कर ही सकते हैं। कौन सा रिजेक्ट कर सकते हैं? इधर वाला जो होगा ये मुड़ करके तो नहीं गया होगा यहां पे, बताओ तुम लोग, ठीक है। तो प्लस क्यू से n फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पूरा का पूरा n मास 4q पे नहीं जा रहा है, और मास 4q पे पूरा 4n टर्मिनेट हो रहा है, उसमें से n प्लस q से नहीं आ रहा है, n से कम आ रहा होगा। समझे मेरा पॉइंट को? सुभायु समझ में आया? अरे -4q पे कितना फील्ड लाइंस आ रहा है? 4n आ रहा है ना, टोटल फील्ड लाइंस कितना आ रहा है? 4n। अब तुम लोग ऐसा सोच सकते हो कि 4n में से n प्लस q से गया होगा, तुम लोग ऐसा सोच सकते हो, जो कि गलत है। 4n में से n प्लस q से नहीं आया होगा, n से कम गया होगा प्लस q से, n से कम गया होगा प्लस q से -4q में। समझे? अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, समझ गया। अब तो बहुत तेज बच्चा हो गया तुम लोग, बहुत तेज बच्चा हो गया, हर चीज को समझ रहे हो तो तेज हो गया। अच्छा, अब एक चीज हम बोलेंगे यहाँ पे। अब ऐसा मान लो कि प्लस क्यू से सिर्फ n1 फील्ड लाइन निकला, n1 फील्ड लाइन प्लस क्यू से -4q में जा रहा है, सिर्फ n1 लेट n1 फील्ड लाइन्स टर्मिनेट एट -4q फ्रॉम प्लस q, ठीक है, ऐसा मान ली n1 फील्ड लाइन्स टर्मिनेट एट -4q प्लस -4q फ्रॉम प्लस q, ठीक है। मतलब n में से n1 गया। अब हम जानना चाहेंगे ये n1 क्या होगा। अच्छा, अगर तुमसे ये पूछ दें कि इस प्लस q से टोटल फील्ड लाइंस कितना निकलेगा, अगर मान लो इसके बगल में एक स्फीयर बना दें और स्फीयर के अंदर में इसको डाल दें, इस प्लस q से टोटल फील्ड लाइंस कितना निकलेगा? q/ε0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर। तो इस प्लस q से टोटल जो फील्ड लाइंस निकलेगा वो कितना होगा? q/ε0, और q/ε0 जो है वो है n, q/ε0 जो है वो है n, ठीक है। और 4n किसके बराबर होना चाहिए बताओ तो तुम लोग? मॉड के अंदर -4q/ε0, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो फील्ड लाइंस होगा, ऐसा बोल सकते हैं कि जितना बड़ा सॉलिड एंगल्स होगा उसी के प्रोपोर्शनल होगा। यहां से बोल सकते हैं एक कोनिकल वॉल्यूम में फील्ड लाइन निकल रहा होगा, ठीक है, एक कोनिकल वॉल्यूम में फील्ड लाइन निकल रहा होगा। तो इस सॉलिड एंगल से जितना फील्ड लाइंस जा रहा होगा, ठीक है, उतना यहाँ पे जो बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल बन रहा होगा उसमें टर्मिनेट कर रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि सॉलिड एंगल एट प्लस q निकालते हैं। सॉलिड एंगल एट प्लस q, तो सॉलिड एंगल एट प्लस q क्या होगा? चलिए इसका नाम लिख दिए ओमेगा प्लस q। तो 2 × 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा अल्फा, ठीक है। उसी तरह से सॉलिड एंगल एट -4q क्या होगा?
तो 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, ठीक है। अरे ये वाला तो फॉर्मूला पढ़ के आए ही हम लोग। अब देखो प्लस क्यू से टोटल फील्ड लाइंस एन निकल रहा है, ठीक है, एन निकल रहा है, उसमें से n1 जा रहा है -4q पे, ठीक है। तो जो n फील्ड लाइन निकला होगा वो 4 पाई स्टेरेडियन के कॉरस्पॉन्डिंग निकला होगा, ठीक है। तो ओमेगा के कॉरस्पॉन्डिंग जो फील्ड लाइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, n/4 पाई इंटू ओमेगा, समझे। 4 पाई स्टेरेडियन के कॉरस्पॉन्डिंग n फील्ड लाइंस निकला होगा। अरे टोटल जो फील्ड लाइंस है वो n है, और टोटल फील्ड लाइंस कितना एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग निकला होगा, 4 पाई स्टेरेडियन के कॉरस्पॉन्डिंग, 4 पाई, ठीक है। तो 4 पाई के कॉरस्पॉन्डिंग n है, तो ओमेगा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, n/4 पाई इंटू ओमेगा, ठीक है। तो अगर हम n1 निकालना चाहें प्लस q के लिए, तो n1 होगा n/4q इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। और अगर -4q के लिए हम n1 निकालें तो -4q पे टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन है 4n, और अगर इसका यूज कर लें तो 4n/4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये हम लिखे हैं प्लस q के लिए और ये हम लिखे हैं -4q के लिए। चलो कोई नहीं। अच्छा दोनों n1 ही है ना, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। बराबर कर दो। बराबर करने के बाद में दोनों साइड में 2 पाई बाई 4 पाई कैंसिल होगा, n कैंसिल होगा, ठीक है। तो इक्वेट करने के बाद में 1 माइनस कॉस एल्फा इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस कॉस बीटा, ठीक है। तो 4 कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा इक्वल टू 3, दिस इज द आंसर। एल्फा बीटा के बीच में रिलेशन मांगा था ना, यही रिलेशन है। कितने लोग को समझ में आया ये चीज, कितने लोग को समझ में आया? आ गया सर। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन छोटा मोटा बुक का क्वेश्चन नहीं है, क्रोटो का है सर। क्रोटो का है, ठीक है। तो समझ में आ रहा तो अच्छी बात है भाई, नहीं समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक और चीज़ है, जैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं तो कुछ बच्चे को नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहे होंगे इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। इजी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चा ऐसा होता है, हम बता रहे हैं, कुछ बच्चा ऐसा होता है कि कोई हम डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास में करा दिए, उसको समझ में नहीं आया, पूरा लोड लेके बैठ गया। अरे वैसा नहीं होना चाहिए भाई, जब हार्ड क्वेश्चन है तो हार्ड है, खत्म कहानी, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो क्लास आज यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ये सब सारा रिजल्ट याद रखना है, इस पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चन IIT में आए हुए हैं।